तारीख 26 जुलाई दिन मंगलवार सन 2022। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव चौहान और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे साथ TV9 डिजिटल चैनल पर सुनने को अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉडकास्ट। आज खरी खरी दो टूक बात करते हैं हिंदुस्तानी हुकूमत और उसकी एजेंसियों की नाक में नकेल डालने की नाकाम कोशिशों में जुटे बदनाम और प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI की। वही PFI जिसके नाम और बदनामी वाले कामों का कोहराम देश के चारों कोनों में मतलब कानपुर से लेकर कोलकाता तक मचा है। आलम यह है कि देश की खुफिया और जांच एजेंसियां इस कुकर्मी प्रतिबंधित संगठन की जड़ें जितनी खोदती हैं, किसी जहरीले पेड़ की बेल सी इसकी जड़ें उतनी ही ज्यादा फैलती जा रही हैं। कहने देखने सुनने को हिंदुस्तानी हुकूमत की एजेंसियों ने PFI के चूल्हे हिलाने के लिए खाकी वर्दीधारी वकील गजब का खुफिया तंत्र लगाया हुआ है। इसके बाद भी मगर इस बाहियाती और सिरदर्दी संगठन के बदनाम नाम की पट्टी इसके मुरीद और सपोर्टर अपने दरवाजों से उतारने को राजी नहीं है। आखिर क्यों और क्या है इस बेकाबू हो चुके प्रतिबंधित संगठन को काबू करने का नया फार्मूला? इस वाहियात संगठन को काबू करने का फार्मूला जानने को ही आपके दोस्त और TV9 डिजिटल चैनल पर पॉडकास्ट के होस्ट संजीव चौहान ने बात की देश के पूर्व IPS अधिकारी और उत्तराखंड जैसे खूबसूरत राज्य के डायरेक्टर जनरल रह चुके यानी उत्तराखंड के रिटायर्ड पुलिस महानिदेशक आलोक बिहारी लाल मतलब AB लाल से। सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरी नज़र में ये है कि एक डेडिकेटेड यूनिट बनानी चाहिए जो कि इस समस्या से डील करे और देखे कि ऐसे संगठन को कौन सपोर्ट कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि नकाबपोश लोग इस तरह से होते हैं कि समाज के सम्मानित सदस्य लगते हैं वो और सब जगह बुलाए जाते हैं, वो DM SP के भी जाते हैं और हर जगह नजर आते हैं, लेकिन पीछे पीछे उनकी सहानुभूति इस संगठन के साथ होती है। तो ऐसे लोगों के बारे में जानकारी करना या दूसरे जो इनके मिडिल लेवल के वर्कर्स होते हैं जो कि मोहल्ले मोहल्ले में फैले रहते हैं उनके बारे में जानकारी करना और अल्टीमेटली काम को अंजाम देने वाले एक तीसरा यूनिट होता है जो तय हो गया, सब लोगों ने तय कर लिया, इनके ऊंचे लेवल पर यह तय हुआ है कि फला को मारना है या फला जगह बम ब्लास्ट करना है मान लीजिए। तो वो जो निर्णय लिया गया है उसको वास्तव में करके कौन करेगा, करने कौन जा रहा है ये पता होना चाहिए ना। तो उनके बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। तो ये जानकारी तभी हो पाएगी जब हमारे पास अभी इंटेलिजेंस इनपुट गैदर कर पाएंगे पहले। हाँ, इंटेलिजेंस के लिए एक यूनिट इसकी डेडिकेटेड होनी चाहिए। मैं डेडिकेटेड क्यों कह रहा हूँ, देखिए ऐसा है हमारे यहाँ आमतौर पर ये होता है कि इंटेलिजेंस को काम दे दिया जाता है और इंटेलिजेंस में एडिशनल स्टाफ नहीं दिया जाता। फिर मैं ये समझता हूँ कि अगर 10 आदमी आज काम कर रहे हैं और 10 समस्याएं हैं तो मान लीजिए हर आदमी एक समस्या से डील कर रहा है, वो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए वो साल से 2 साल से काम कर रहा है, उसको सब चीजें अपनी उंगलियों पर याद रहती हैं। लेकिन अगर उन 10 के बाद 11वीं और 12वीं समस्या आ जाए और उन्हीं 10 में से किसी को ये 11वीं और 12वीं समस्या भी दी जाए तो उसका ध्यान बटेगा। अगर नया आदमी ऐड किया जाए किसी भी समस्या के लिए और वो शुरू से इसको समझे, जाहिर है ऐसा आदमी तो ऐड नहीं किया जा सकता जो जीरो हो नॉलेज में, उसकी नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए, लेकिन फिर उसको इसी काम में लगा देना चाहिए। इंटेलिजेंस में सबसे अहम बात मुझे लगती है एक्सपर्टीज चाहिए कि जो आदमी एक समस्या के बारे में जानता है उसका इतना एक्सपर्ट हो जाए कि उससे सोते जागते जब भी प्रश्न करो उसे लेटेस्ट बात पता होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी संगठन से निपटने के लिए पुलिस के तंत्र के पास ऐसा तंत्र होना चाहिए, वो चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो चाहे वो स्टेट की इंटेलिजेंस यूनिट हो, उसमें सूचनाएं सही देने वाला हो। तो दोस्तों सुना आपने TV9 डिजिटल चैनल से बेबाक दो टूक खरी खरी बात में क्या कुछ खुलेआम कह गए उत्तराखंड के दबंग पूर्व पुलिस महानिदेशक आलोक बी लाल। मतलब PFI को देश भर की एजेंसियां भले ना घेर पा रही हों, हाँ अगर PFI को उसी के नक्शे कदम पर घेरने के लिए कुछ डेडिकेटेड टीमें हमारी एजेंसियां बनाकर PFI के पीछे हाथ धोकर लगा दें तो इस संगठन के मजबूत पांवों के नीचे से उसकी जमीन आसानी से खिसकाई जा सकती है। आइए अब सुनते हैं दो टूक खरी खरी 1976 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के दबंग
अफसर नीरज कुमार को। सीबीआई की पूर्व संयुक्त निदेशक और मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को गली के गुंडे से ज्यादा कभी कुछ न समझने वाले, साथ ही दाऊद इब्राहिम को भी पनाह मंगवा देने वाले दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर और तिहाड़ जेल के पूर्व जेल महानिदेशक नीरज कुमार क्या कहते हैं बदनाम पीएफआई को काबू करने के उपायों पर चर्चा करते हुए। पीएफआई को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, जैसे इंडियन मुजाहिदीन को देश की पुलिस ने काबू किया था, एकजुट होकर सब एजेंसीज मिलके उन्होंने उसके पीछे एक डेडिकेटेड टीम लगा दी थी और उसको उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा और उसके ऊपर सस्टेन्ड एक्शन करने से पीआईएफ कंट्रोल में आ जाएगा। देश के दो अलग अलग राज्यों के मुखिया रह चुके आईपीएस अफसरों की बेबाक मुंहजुबानी सुनने के बाद शायद अब श्रोताओं को मुझे कुछ और कहने सुनने की जरूरत नहीं बची है, सिवाय इसके कि अगर वास्तव में देश को घुन और दीमक की तरह चाटने के ख्वाब संजो रहे पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को जमींदोज करना है, तो इसके लिए हमारी हुकूमत को एक अदद सिर्फ और सिर्फ ऐसी पुख्ता टीम बनानी होगी जिसका पहला और अंतिम मकसद ही इस बदनाम प्रतिबंधित संगठन की नस्लें बर्बाद कर देना हो। ऐसा नहीं कि इस कदर का खरा खरा उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक ए.बी. लाल और दिल्ली के तत्कालीन कमिश्नर नीरज कुमार ही बोल रहे हैं। बात जब बदनाम पीएफआई को काबू करने की छिड़े तो 1974 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के दबंग एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और उत्तर प्रदेश जैसे विशाल सूबे की पुलिस फोर्स के महानिदेशक यानी मुखिया रह चुके डॉक्टर बिक्रम सिंह भी पीछे रहना नहीं चाहते हैं। बिक्रम सिंह के मुताबिक पीएफआई को जिस दिन मसल कर मिट्टी में मिलाने पर हमारी एजेंसियां उतर आएंगी, उस दिन फिर इस घिनौने संगठन को कोई नहीं रोक सकेगा। सबसे पहले मगर इसके लिए एक काम करना होगा कि किसी भी तरह से इस संगठन के सपोर्टर्स को तबाह कर लिया जाए। जिस दिन इस कुकर्मी संगठन के सपोर्टर्स के दरवाजों से उनके नाम की तख्तियां उतर जाएंगी, समझिए पीएफआई का पतन शुरू हो जाएगा। बिक्रम सिंह के मुताबिक सर, पीएफआई को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही हैं देश की एजेंसियां? पीएफआई भारी पड़ रहा है, एजेंसियां कमजोर पड़ रही हैं देश में। ये वो यक्ष प्रश्न है संजीव, जिसके बारे में मैं समझता हूं कि दोनों ही बातें सही हैं, दोनों तरफ से ये बातें में तार्किक बल है। हम आज नहीं सालों से ये आरोप लगाते चले आ रहे हैं। सीएए आंदोलन हो तो ये कहा जाता है कि पीएफआई उसके पीछे था, उसने धन उगाही की, क्राउड फंडिंग की। दिल्ली दंगा होता है डोनाल्ड ट्रंप के आगमन की संध्या में तो ये कहा जाता है कि पीएफआई ने करवाया है। बेंगलुरु दंगे में कहा जाता है कि 40 करोड़ रुपए उगा करके बेंगलुरु दंगे कराए। दिल्ली दंगों में 120 करोड़ उगाए, इसके बैंक अकाउंट और इसके धन की फाइनेंशियल ट्रेल भी देखा। ये तमाम जब आरोप लग रहे हैं तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि सीवी को हमने बैन किया था, हमें 5 साल लगे थे सीवी को बैन करने में, तो पीएफआई को बैन करने में इतना समय क्यों लग रहा है? ये राष्ट्र हित में है, अनिवार्यता है, और गला काटने में जो पीएफआई का हाथ सामने आ रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। केरल में जोसेफ नाम के बादशाह का हाथ इसलिए काट दिया था क्योंकि ईश निंदा के बारे में उसका आरोप था। ऐसे जहरीले संगठन के ऊपर राष्ट्र में तुरंत होना चाहिए था, लेकिन जो प्रमाद हो रहा है, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कार्रवाई हो रही है और जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई अब की जा रही है, लेकिन जो प्रमाद हुआ वो भी अक्षम्य था। क्या सर एजेंसियां फेल हो गई हैं? मैं समझता हूँ कि जो निर्णय लेने की क्षमता थी, जो निर्णय पहले हो जाना चाहिए था, कदाचित उसमें बर्बाद किया गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। आपने मुझे देखा होगा संजीव की हर टीवी चैनल पे जब कभी बात आई तो मैंने इसकी पुरजोर संस्तुति की कि पीएफआई को बैन होना ही चाहिए था। जो प्रशासन स्तर पे इच्छा शक्ति की जरूरत थी वो मुझे कुछ धीमी दिखाई पड़ी थी, वरना मैंने हमेशा यही कहा कि इजराइल की तरह, जैसे इजराइल का दुश्मन कहीं पे भी हो वो चैन से रोटी नहीं खा सकता है, इसी तरह भारत का दुश्मन कहीं पर भी हो उसको चैन से नहीं रहना चाहिए था। ये तो खुद के दावे कर रहे हैं, चुनौतियां दे रहे हैं। इसके सर नेस्तनाबूद करने का एक लाइन में क्या उपाय है डॉक्टर बिक्रम सिंह यूपी फॉर्मर डीजीपी के पास? आर्थिक स्रोत और संगठित करने वाले शीर्षस्थ 25 लोग, इनको नेस्तनाबूद कर दें। जो 25 लोग हैं उनको नजरबंद कर दें कि अब बाकी, अगर जो पूरब के हैं तो पश्चिम में, पश्चिम के हैं तो पूरब में, उत्तर के हैं तो दक्षिण में, दक्षिण के हैं तो उत्तर में, और इनकी जितनी भी संपत्ति है चल अचल वो कुर्क कर ली जाए, राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दी जाए। उम्मीद ही नहीं
खुद पर और आप सबसे सुधी श्रोताओं के ईमानदार साथ पर अटूट विश्वास है कि पीएफआई से बदनाम संगठन को जमींदोज करने के उपायों पर पेश पॉडकास्ट की बेबाक कड़ी आपको पसंद आई होगी। इसके साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। बुधवार रात लौटकर आने तक मेरा कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, पॉडकास्ट की इस कड़ी को अपनों के बीच शेयर और TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात भी तो दर्ज करते जाइए।